हे गाइस, आई एम जतिन वर्मा। तो दोस्तों 13th ऑफ नवंबर 2017 ऑनवर्ड्स मैं यूट्यूब के इस चैनल पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो समरी एंड एनालिसिस। तो स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहूंगा कि अप्रोच क्या रहेगी। आई विल ट्राई टू इंटरलिंक एनालिसिस और डेली द हिंदू न्यूज एनालिसिस के साथ में पीआईबी के एनालिसिस को इंटरलिंक करने की कोशिश करी जाएगी, जो भी हमारे एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट रहती है, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट रहती है, चाहे वो बैंक पीओ के एग्जाम्स हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो। और जितने भी पीआईबी के फीचर्स और बैकग्राउंड्स डेली बेसिस पे अपीयर होते हैं, जो पिछले बैकग्राउंड्स भी हैं जो कि हमारे एग्जाम की रिक्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको भी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं कैटेगरी वाइज जीएस मेंस पेपर 1, 2, 3, 4 जो भी यूपीएससी के एग्जाम्स हैं या जो फैक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, खासकर 2017 के प्रीलिम्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स में काफी सारे क्वेश्चंस पीआईबी से आए थे। तो ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये एंडेवर रहेगा मेरा कि मैं इन पूरे फैक्ट्स को कवर कर सकूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, साथ साथ मैं अप्रोच भी बताता जाऊंगा। तो गाइज ये है 13 नवंबर 2017 के टॉपिक्स जो कि हम पीआईबी में कवर करने जा रहे हैं आज के लिए। तो गाइज सबसे पहले इंडिया यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स एंड रिपोर्ट। इंडिया यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जो 2017 की पब्लिश करी गई है, उसमें ये निकल के आया कि इंडिया अकाउंट्स फॉर नियरली 20% ऑफ द ग्लोबल यूथ पॉपुलेशन, यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो हमारी सरकार सरकार की स्कीम्स में बात निकल के आती है, तो उसके लिए 345 मिलियन यंग पीपल हैं इंडिया में, यंग लोग हैं, एंड द एजेस ऑफ बिटवीन द एजेस ऑफ 15 एंड 30 लिविंग इन द कंट्री अकाउंटिंग फॉर 27%, यानी कि 27% ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन। तो 20% ऑफ ग्लोबल यूथ पॉपुलेशन हमारी कंट्री में रहता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ये एक ऐसा टाइम है हमारी कंट्री का जो कि हमें आने वाली पूरी एक 50 सालों के लिए या एक सदी के लिए पूरी एक लीग ऑफ कंट्रीज, मिडिल इनकम ग्रुप ऑफ कंट्रीज में खड़ा कर सकता है। कंस्ट्रक्टिंग यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर 2017 जो कि वाज डन यूजिंग द लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ यूथ, जो कि नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 में ली गई है। ठीक है, यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स की क्या एज ली गई है? 15 से 29 साल। और ये सेम वो डेफिनेशन है, ये एज ग्रुप 15 से 29 साल डेफिनेशन वर्ल्ड यूथ डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ कॉमनवेल्थ, ये भी इतना ही एज ग्रुप लेता है। तो यानी कि हमारे लिए जो इंटर कंट्री कंपैरिजन है, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, जो ब्रिटेन द्वारा जिनकी अगुवाई करी जाती है आज भी, उनके साथ में हम इंटर कंट्री कंपैरिजन कर सकेंगे कि हमारे यहाँ पे यूथ की क्या तरक्की के लिए क्या किया जा रहा है और यूथ की कितनी तरक्की हो रही है अगर एज ग्रुप डेफिनेशन सेम रहेगा। तो कॉमनवेल्थ इंडिकेटर्स क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, सबसे पहले उन पे नजर डालते हैं। इंडिया यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2017 ट्रैक करने के लिए ट्रेंड्स इन यूथ डेवलपमेंट अक्रॉस दी स्टेट्स टू रिकॉग्नाइज दी हाई एंड लो परफॉर्मिंग स्टेट्स, यानी कि बिहार के यूथ की कितनी तरक्की हो रही है, उत्तर प्रदेश के यूथ की जो हमारे युवा पीढ़ी है उनकी कितनी तरक्की हो रही है, और पंजाब हरियाणा के युवा पीढ़ी की कितनी तरक्की हो रही है, ये तरह का कंपैरिजन हम कर सकें। तीसरा ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफाइज द वीक डोमेन्स एंड इन्फॉर्म्स द पॉलिसी मेकर्स। पॉलिसी मेकर को ये पॉलिसी मेकर्स हैं जो हमारे सेक्रेटरीज हैं गवर्नमेंट के, उनको ये दिखाने के लिए कि प्रायोरिटी एरियाज इंटरवेंशन की कहां कहां पे सरकार की पॉलिसी हस्तक्षेप कर सकती है यूथ डेवलपमेंट इन दी स्टेट्स के लिए, राज्यों में यूथ की डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री क्या स्टेप्स ले सकती है यूथ की डेवलपमेंट के लिए। और बिसाइड्स प्रोवाइडिंग इनसाइट्स टू सजेस्ट ऑल्टरनेटिव्स एंड ऑप्शंस, इट आल्सो एड्स इन जुडिशियस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज की बेहतरीन आवंटन के लिए कहां पे किस प्रकार के रिसोर्सेज दी जानी चाहिए। जहां पे शिक्षा की कमी है वहां शिक्षा के लिए ज्यादा आवंटन करा जाना चाहिए। जहां पे स्पोर्ट्स पर्सन जिस स्टेट से निकल के आते हैं उस कंट्री में स्टेडियम बनाने चाहिए। जहां पे मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है वहां पे इस चीज को कैटर करना चाहिए, एंड लाइकवाइज। तो आगे देखते हैं इन द इंडिया यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें क्या किया गया है कि द फर्स्ट 5 डायमेंशंस आर रिटेन्ड, यानी कि सीधे सीधे ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स से ये फर्स्ट पहली 5 जो हमारे पॉइंट्स रहेंगे वहीं से लिए गए हैं मेजर करने के लिए, मापदंड के लिए। एजुकेशन, हेल्थ एंड वेलबींग, यानी कि लोगों का स्वास्थ्य कैसा है। एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब कितनी एम्प्लॉयमेंट चाहिए है, कितनी एम्प्लॉयमेंट लोगों की है और क्या क्या एवेन्यूज अवेलेबल हैं, अपॉर्चुनिटीज कितनी है, कितने एवेन्यूज हैं कि लोग अपनी बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए क्या क्या लोगों के पास में एवेन्यूज अवेलेबल हैं। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, कि कितने युवा पंचायती राज इलेक्शन में या फिर आपके म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन में या फिर एमएलए के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं।
सिविक पार्टिसिपेशन ऑफ यंग पीपल, सिविक पार्टिसिपेशन जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, उसमें कितने लोग आगे आएंगे सरकार की पॉलिसी में मदद करने के लिए। जैसे कि जो हम वकालत में देखें अगर, कि कितने ऐसे युवा हैं जो पैरा लीगल एड्स, यानी कि जो सरकार के लिए जो जिन लोगों को, जो किसानों को या जो गरीब लोगों को जानकारी नहीं है कानून की, वो जानकारी मुहैया कराने के लिए कितने लोग जो है सिविक इसमें मिशन में पार्टिसिपेट करने आएंगे। कितने लोग हैं जो जनता को ये अवगत कराएंगे कि कैसे पॉल्यूशन को रोकने के लिए ये जो फसल की मतलब रेजिड्यू है, क्रॉप रेजिड्यू जलाने से रोका जाए उनको, ये अवेयरनेस फैलाने के लिए। और कितने लोग हैं, कितने युवा ऐसे हैं जो ट्रैफिक सिग्नल लोगों को क्रॉस करने से रोकेंगे कि ट्रैफिक सिग्नल की उल्लंघना ना की जाए। तो ये है ग्लोबल YDI इज डिफरेंट फ्रॉम YDI कंस्ट्रक्टेड फॉर इंडिया इन वन यूनिक वे। अब एक डिफरेंस है जो कि अच्छा है, हमने इन 5 पहलुओं के अलावा एक और डायमेंशन इसमें ऐड करी है जो कि सोशल इंक्लूजन, कि कितने लोग हैं जो अपने आप को समाज में इंटीग्रेट नहीं कर पाए हैं। जैसे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 ये सब बातें करता है प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि यहाँ पे छुआछूत की बात इंडिया में नहीं होनी चाहिए। तो कितने लोग हैं जो उनको अभी भी सोशली एक्सक्लूडेड फील करते हैं। तो सोशल इंक्लूजन में हम जो हमारे मतलब मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, यानी कि जो अभी भी हमारे यहाँ पे नालों को साफ करने का काम लोगों द्वारा किया जाता है, क्या उनको इंटीग्रेट सोसाइटी में सरकार कर पाई है, क्या उसको पूरी तरह रोका जा सका है? इन चीजों को भी इसमें 5 पहलुओं के अलावा इंक्लूड किया जाएगा। देन टू असेस द इंक्लूसिवनेस और कंस्ट्रक्शन, इस इंडेक्स को बनाने से ये फायदा होगा, जो भी गैप्स हैं, जो कि इंटेंसिफिकेशन यानी कि तीव्र गति से सरकार को उन दिशाओं में काम करना चाहिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। अब इसकी कंस्ट्रक्शन, इसको ये ग्लोबल जो इंडियन यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसको बनाया गया राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, ये श्री पेरुम्बदूर तमिलनाडु में स्थित है। तो गाइस ये इंडिया ईयर बुक टाइप क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर यूथ डेवलपमेंट तमिलनाडु में बेस्ड है, और ये इसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा भी दिया गया है टू प्रिपेयर। इसने यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2017 बनाई है, ये आपको याद रखना है। देन कमिंग टू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? देखिए दोस्तों, ये PIB की खासियत है कि काफी चीजों को डिटेल वे में समझाया जाता है, इसलिए काफी एग्जाम्स, खासकर सरकारी एग्जाम 5 से 7 क्वेश्चन 100 में से इसमें लेके आते हैं। अगर हम UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम की बात करें 2017 के प्रीलिम्स की, तो लगभग 11 क्वेश्चंस PIB में से बताया जाता है कि आए हैं। तो 2016 में भी कुछ ऐसा ही मतलब देखने को मिला था। तो ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स कॉम्पोजिट इंडेक्स है 18 इंडिकेटर्स का, दैट कलेक्टिवली मेजर दी मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस, यानी कि सिर्फ एक पहलू में ही नहीं कि मतलब स्वस्थ हैं अगर, तो सिर्फ ये नहीं कि स्वास्थ्य के आधार पे 18 इंडिकेटर्स हैं, जिसमें से कि 5 हमने ये देखे और 6वां सोशल इंक्लूजन। और इसके अलावा हम अगर बात करें 5 डोमेन्स हैं जो कि मेजर करेंगे लेवल ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, वेलबींग, वो भी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स का पार्ट है। और यूथ डेवलपमेंट 183 कंट्रीज में मेजर करता है ये ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, इंक्लूडिंग 49 ऑफ 53 कॉमनवेल्थ कंट्रीज, मतलब 49 कंट्रीज, 53 कंट्रीज में से ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में पार्टिसिपेट करती हैं। अब इंडिया उनमें से एक हो जाएगा। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स इज गाइडेड बाय कॉमनवेल्थ डेफिनेशन, यानी कि 15 से 29 साल है, ये आपको ध्यान रहे, 30 साल एज नहीं है, और इंडिया ने भी 29 साल एज इसमें रखी है। इंडिया हैज बीन रैंक्ड 133rd, यानी कि इंडिया 133वें स्थान पर है इन अ रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2016, ठीक है। 133वां स्थान, ये आपको याद रहे, 183 कंट्रीज में से 133वें नंबर पे। और इंडिया हैज बीन रैंक्ड बिहाइंड नेपाल, नेपाल से पीछे हैं हम, भूटान से पीछे हैं, श्रीलंका से भी पीछे हैं, और ट्रेलिंग बिहाइंड दी साउथ एशियन एवरेज, यानी कि जो इन सारी साउथ एशियन कंट्रीज की एवरेज है, म्यांमार, इन सबको मिला के, उससे भी हम पीछे हैं। तो बावजूद इसकी अच्छी बात यह है कि हम इन कंट्रीज को इनकी आपदा के समय, चाहे श्रीलंका में हो, चाहे नेपाल में भूकंप हो 2015 का, इनको समय समय पर इन कंट्रीज को, अपने छोटे नेबरहुड कंट्रीज को सुविधा देते आए हैं, जो भी हमारी कंट्री से हो पाता है। देन ऑल्दो इंडियाज ओवरऑल रैंक जो है वो बहुत कम है, 133वां नंबर बहुत कम है अपने आप में, लेकिन अगर देखा जाए इंडिया ने 11% इंप्रूवमेंट दिखाया है पिछले 5 सालों में, राइट। तो ये अच्छी चीजें हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि नेशनल यूथ डेवलपमेंट और इसके लिए सरकार बहुत सारे काम कर रही है। देन नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ये भी ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेज के लिए, हमारी कंट्री में जो मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज है उसकी डेवलपमेंट के लिए अच्छा कदम है, जहां तक कि बुनियादी स्तर पे सुविधा, मतलब शिक्षा को नापने का सवाल है, सुधार करने का सवाल है।
National Achievement Survey is the largest ever national assessment survey in the country and is amongst the largest in the world. NAS is a transparent, यानी कि ट्रांसपेरेंट है, क्रेडिबल है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी द्वारा किया गया है। ऐसा नहीं है कि सरकार की अपनी एजेंसी द्वारा किया गया है, तीसरी पार्टियों को भी इसमें शामिल किया गया था जिनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। क्लास छठी शिक्षा 13वीं यानी कि तीसरी क्लास के लिए, तीसरी कक्षा के लिए, 5वीं के लिए और 8वीं कक्षा के लिए गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल, यानी कि सिर्फ सरकारी स्कूल ही नहीं, जिन स्कूलों को सरकार अपनी मदद मुहैया करती है उनको भी इंक्लूड किया गया। और एक साथ लगभग 25 लाख बच्चों का मूल्यांकन किया गया कि वो क्या मतलब पढ़ पाते हैं अपनी क्लास की टेक्स्ट बुक या अपने से छोटी क्लास की टेक्स्ट बुक, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये चीजों का मूल्यांकन किया गया। कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट क्वेश्चंस डेवलप्ड रिफ्लेक्टेड दी लर्निंग आउटकम्स की, मतलब वो बच्चे क्या सीख रहे हैं स्कूलों में, ये एनसीईआरटी द्वारा डेवलप किया गया था। टेस्ट के जो क्वेश्चंस थे 45 क्वेश्चन एनसीईआरटी ने डेवलप करे थे, ठीक है। और रिसेंटली ये आरटीई बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी पार्ट बनाया गया है, ठीक है। Along with these test items, questionnaires pertaining to students, teachers and schools were also used, यानी कि जे आइटम्स जो एनसीईआरटी ने बनाई थी उनके अलावा जो भी क्वेश्चनियर, जो भी एक क्वेश्चंस का चिट्ठा स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्कूल के मतलब प्रशासन ने बनाया था, उससे भी यूज किया गया था नेशनल अचीवमेंट सर्वे में। अब दोस्तों इसका फायदा क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट वाइज लर्निंग रिपोर्ट कार्ड अवेलेबल हो जाएगी सरकार के पास में, जिसका क्या फायदा होगा कि जो भी मतलब उसे सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दिया जाएगा और फिर जो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हैं, जो शिक्षा मंत्रालय हैं, डिफरेंट राज्य सरकारों के, स्टेट गवर्नमेंट्स के वो जो एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन पे फोकस कर पाएंगे। तो ये हमने हिंदू के डेली न्यूज एनालिसिस में भी स्टडी किया था। अब इसके जो निष्कर्ष निकल के आएगा उसे डिजाइन मतलब क्लासरूम इंटरवेंशंस, यानी कि बच्चों को टीचर्स कैसे पढ़ाएं, टेक्स्ट बुक में क्या एडिशनल एग्जाम्पल्स होने चाहिए, ये सब में यूज किया जाएगा। ये एफिशिएंसी बढ़ाएगा हमारे एजुकेशन सिस्टम की, क्योंकि एक प्राइवेट सर्वे एनजीओ द्वारा जो किया जाता है, प्रथम द्वारा, वो काफी ज्यादा मतलब सरकार का क्रिटिसिज्म करता है। इसलिए सरकार ने सोचा कि अपना ही मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट हमारा मंत्रालय जो है, उन्होंने सोचा कि क्यों ना सरकार खुद ही इसे करवाए सर्वे को। एनजीओ प्रथम की फाइंडिंग्स के पिछले साल ये निष्कर्ष निकल के आया था कि 44% बच्चे ऐसे हैं 8वीं कक्षा में जो तीसरी क्लास का टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ पाते। देन मेजर टू टेक साइबर क्राइम इन फाइनेंशियल सेक्टर, हमारे गृह मंत्री ने यानी कि ऑनरेबल मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इंटर मिनिस्टीरियल कमेटी जो फोन फ्रॉड्स, यानी कि जो इंटरनेट बैंकिंग के पेटीएम के जरिए या मोबीक्विक के जरिए या एयरटेल मनी के जरिए जो भी फ्रॉड होते हैं उनको स्टडी करने के लिए ये कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है। बिग डेटा को एनालाइज करने के लिए आईआईटी दिल्ली को इसमें शामिल किया गया था, ताकि ये जो फोन फ्रॉड्स हो रहे हैं काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपको बताना चाहूं तो हिंदू ये कहता है कि पिछले साल में मतलब डाटा जो आरबीआई के पास में जो भी फिगर्स अवेलेबल हैं उसके हिसाब से वैल्यू ऑफ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स which mainly include e-wallets increased from, यानी कि 1320 करोड़ होते थे डीमोनेटाइजेशन से पहले, नोटबंदी से पहले 1320 करोड़ का व्यापार ई-वॉलेट्स के जरिए, पेमेंट पेटीएम और इन सब के जरिए किया जाता था, ठीक है। लेकिन नवंबर 2016 के बाद ये बढ़कर 2760 करोड़ रुपए सिर्फ सितंबर में हो गया है। तो आप समझ सकते हो कि डबल से भी ज्यादा हो गया है। इसके चलते ये ई वॉलेट्स फ्रॉड जो हैं, यानी कि पैसे बिना बात के कट जाते हैं और ये सब जो हो रहा है ये भी बढ़ गए हैं। तो सरकार ने ये कोशिश करी है कि एसएमएस अलर्ट्स भेजे जाएं और जो भी अपडेट्स हैं ईमेल के जरिए वो सब भेजी जाएं इंटरनेट के जरिए। तो ये एक मतलब अच्छा कदम होगा मतलब इंटरनेट को यूज करके उनको अवेयर करने का। जैसे आपके फोन पे ओटीपी आता है तो सेम वैसा ही सब्जेक्ट है। अब ऑनलाइन स्टैटिस्टिक्स पब्लिश करने को कहा गया है बैंकों को कि आप मतलब ऐसा अनिवार्य ना करें कि इंटरनेट बैंकिंग बाय डिफॉल्ट किसी भी नए खाता खुलवाने पे जो एक्टिवेट हो जाती है, जो वरिष्ठ नागरिक हैं जो उसे यूज नहीं करना चाहते, सीनियर सिटीजन, उनके अकाउंट पे इसे एक्टिवेट ना किया जाए, सीनियर सिटीजन के अकाउंट पे। और रिडक्शन ऑफ इंश्योरेंस कॉस्ट एंड मैंडेटरी केवाईसी होता है नो योर कस्टमर, कि अपने कस्टमर को अच्छे से जांचो, क्योंकि कुछ खाते ऐसे फालतू में खोले जाते हैं, फर्जी खाते, जिनका कि बाद में मिसयूज किया जाता है किसी और के बैंक अकाउंट को हैक करने, किसी और के बैंक अकाउंट से पैसे अपने बैंक में ट्रांसफर करके फिर एटीएम से निकलवाने के लिए। और फिर बाद में जब उसकी पुलिस जांच करती है तो पता लगता है कि वो एक फर्जी आदमी का खाता था। तो इसलिए केवाईसी यानी कि पुख्ता आधार कार्ड के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाए कि ये अकाउंट वैलिड ऑथेंटिक पर्सन का है।
और इंश्योरेंस करा जाए खातों में, यदि कोई खाते में फ्रॉड होता है तो उसके बाद में उसकी रीइंबर्समेंट करी जाए। इसके लिए ये बता दूं कि ऑम्बड्समैन यानी कि बैंकिंग ऑम्बड्समैन हर बैंक को अपने जोनल ऑफिस में बनाना होता है, फिर उसके बाद हर बैंक को अपने हेडक्वार्टर्स में भी बनाना होता है। यदि वहां पे भी, यदि मान लो कि SBI का ऑम्बड्समैन है जो भी कस्टमर की कंप्लेंट्स आती हैं, अगर उनका समाधान नहीं कर पाता तो RBI में एक ऑम्बड्समैन है, यदि वहां पे भी समाधान नहीं मिलता फिर कंज्यूमर कोर्ट, और यदि वहां पे भी समाधान नहीं मिलता फिर क्या प्रणाली है, जुडिशरी। देन कमिंग टू होम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि इंश्योरेंस प्लान होना चाहिए, बैंक फ्रॉड में जिनके खाते से 25 लाख 5 लाख 4 लाख निकल जाते हैं उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। Then coming to the other news, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स फोरम ऑन रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी पे मतलब काफी ज्यादा इंडिया में हर साल 1,46,000 मौतें सड़क दुर्घटना में हो जाती हैं, तो इसी के चलते इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स फोरम ऑन रोड सेफ्टी की मीटिंग की, इसके अंतर्गत मीटिंग करी गई। देन पॉलिटिकल कमिटमेंट, इसमें यह निष्कर्ष निकला कि यदि राजनीतिक कमिटमेंट हो और विल टू अचीव तो उससे क्या होगा कि काफी ज्यादा समाधान निकाले जा सकते हैं। तो हमारे कंट्री में राकेश मोहन कमेटी ऑन इंटर मॉडल ट्रांसपोर्ट डेवलप, मतलब उन्होंने भी कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, तो रोडवेज के लिए अगर मैं सब स्पेसिफिकली बात करना चाहूँ, और काफी और सेक्रेटरीज के द्वारा, मतलब रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी द्वारा भी एक रिपोर्ट सौंपी गई थी। और अब बात करी जा रही है नेशनल ट्रॉमा केयर पॉलिसी, यानी कि कोई ऐसी दुर्घटना में अगर किसी की मतलब कुछ मतलब नुकसान पहुंचा है तो उन्हें फटाफट से हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके, जैसे कि एयर लिफ्टिंग, ठीक है, कि हेलीकॉप्टर के थ्रू एयर एम्बुलेंस होनी चाहिए। तो ये सब चीजों पे सरकार विचार कर रही है। और वेल इक्विप्ड मोबाइल क्लिनिक्स, यानी कि कोई एम्बुलेंस में इतनी सुविधा हो यदि कि किसी का खून बहता जा रहा है तो उसे रोका जा सके, तो ये सब चीजों पे विचार किया जा रहा है। इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट एनहांस कैपेसिटी एंड इन्फ्यूज द नॉलेज ऑफ रोड सेफ्टी रिलेटेड एक्शंस इन पब्लिक बाय स्टैंडर्ड्स, यानी कि लोग हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, उसे तमाशा समझ के देखने लग जाते हैं। ठीक है, आपको ये बता दूं उसके लिए कानून खुद जिम्मेवार है, लॉ इटसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे यदि कोई मतलब ऐसे व्यक्ति को हाथ लगाता है या कोई किसी को अस्पताल में लेके जाता है तो पुलिस बोलती है कि आपने अपनी गाड़ी से इन्हें उड़ाया होगा या मारा होगा या इनकी गाड़ी में गाड़ी भिड़ाई होगी। ऐसा ना करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का योगदान क्या है इसमें? सुप्रीम कोर्ट ने एक तो पहले लिकर बैन किया है कि शराब 500 मीटर के दायरे में नेशनल और स्टेट हाईवे पे नहीं बिकेगी, अच्छी बात। दूसरा, ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी जख्मी आदमी को हॉस्पिटल तक पहुंचाता है तो पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। तो ये एक अच्छे कदम है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो अगर हमारा मेंस में, यूपीएससी मेंस में ये क्वेश्चन आता है कि क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, या किसी भी एग्जाम में इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट, सरकार और पार्लियामेंट द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, तो मैं एक समरी देना चाहूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक नया बिल पास किया है, मतलब जिसके तहत कि मतलब रोड सेफ्टी के लिए ड्रंक एंड ड्राइविंग, यदि कोई शराब पी के गाड़ी चलाता है, यदि कोई रेड लाइट क्रॉस करता है तो उसमें पेनल्टीज को, यानी कि पेनल्टी जो चालान होता है उसे बढ़ाया जा रहा है। ये एक अच्छी बात है। पार्लियामेंट ने ये कदम उठाया। एग्जीक्यूटिव ने क्या किया है? एग्जीक्यूटिव ने अपने लेवल पे मतलब राज्य सरकारों ने ट्रैफिक पुलिस की जो संख्या है वो बढ़ाने की बात करी है। और स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया जा रहा है? स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट में यहाँ पे जो सिग्नलिंग सिस्टम है, सीसीटीवी कैमरास लगाए जा रहे हैं, उसके चलते घर पे चालान खुद पहुंच जाएगा, ताकि जो एक्सीडेंट ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना करने से होते हैं, जैसे कि सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई, ये सब चीजें हैं, ये एकदम कैमरा में कैप्चर हो जाएंगी। इतने एडवांस्ड कैमरास लगाए जाएंगे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर, और इससे क्या होगा? दुर्घटना अपने आप कम होगी। और अगर हम देखें प्राइवेट सेक्टर ने क्या कदम उठाए हैं, प्राइवेट सेक्टर का एक अच्छा योगदान है कार पूलिंग, जिसके चलते डेंसिटी ऑफ कार्स, अगर मतलब आपकी मतलब एक वैसे हमें थॉरो एनालिसिस करना हो डायनामिक, प्राइवेट सेक्टर की भी हमने योगदान गिन लिया, राज्य सरकार की पुलिस का भी देख लिया, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी देख लिया, और हमने क्या देख लिया? पार्लियामेंट ने क्या कदम उठाया, और इवन सुप्रीम कोर्ट का क्या योगदान है। क्योंकि सारी इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर भी हो, एक अहम रोल प्ले करते हैं। और हम बहुत सारी एनजीओज देखते हैं कि जो रोड, अगर सिविल सोसाइटी की हम बात करें, बहुत सारी एनजीओज ऐसी हैं जो रोड सेफ्टी के बारे में काफी ज्यादा अवेयरनेस पहुंचाने का काम कर रही हैं। भारत नेट प्रोजेक्ट, तो पहले इसे नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कहा जाता था, NOFN, जिसे अब भारत नेट दे दिया गया है नाम। ठीक है, इसे 2012 में लॉन्च किया गया था, डेट इंपॉर्टेंट है। इसके तहत क्या किया जाना था? 2.5 लाख ग्राम पंचायत को, टोटल कितनी पंचायत है हमारी कंट्री में? 6,40,000 के लगभग। ठीक है, 2.5 लाख ग्राम पंचायत को इसके साथ में जोड़ा जाएगा।
ब्लॉक हेडक्वार्टर्स को, यानी कि तहसील जो हम जिसे कहते हैं उसके साथ में जोड़ने की बात करी जाएगी, ताकि बैंडविड्थ और डार्क फाइबर बिछा के यूनिवर्सल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पे हर एरिया में इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए। अभी प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, एयरटेल वहां पे लाइन बिछाएगा जहां पे की टेली डेंसिटी, यानी कि जहां पे की कस्टमर ज्यादा मिलेंगे। ये प्रोजेक्ट बीएसएनएल द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। जो फंड यूज किया जा रहा है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। जैसे कि हम बैंकों में देखते हैं, क्या है बैंकों में, लीड बैंक स्कीम, या फिर बैंकों में क्या है कि प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग, कि बैंकों को अपनी 40% लोन गरीब गरीब लोगों को या किसानों को या मध्यम श्रेणी के जो हमारे उद्योग हैं, एमएसएमई इंडस्ट्री जिन्हें कहा जाता है, उन्हें देना होता है। सिमिलरली प्राइवेट सेक्टर, सरकार को अच्छे से पता है, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम को, कि ये टेलीकम्युनिकेशन को, कि ये लोग नहीं जाएंगे प्राइवेट, मतलब बस्तर जैसे एरिया में, छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये लोग नहीं जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट के पीछे जाएगा, इसलिए उनको कहा जाता है कि अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आप इस फंड में डालोगे, उसका कुछ हिस्सा बीएसएनएल को देके बीएसएनएल से दांतेवाड़ा में टावर लगाने के लिए और नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के अंतर्गत 2.5 लाख ग्राम पंचायत को इंटरकनेक्ट करने के लिए सब प्रावधान किए जाए। उससे फायदा क्या होगा ग्राम पंचायत को जोड़ने से? जो हमारा आधार लिंकेज बैंक प्रोग्राम है, बैंक लिंकेज प्रोग्राम है, जो मनरेगा के अंदर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो मतलब बनाया जाता है, एमआईएस में डेटा फीड करना होता है, तो वो सारा डेटा इसमें फीड हो जाएगा एमआईएस में। उससे क्या होगा, केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री को एकदम से रियल टाइम ऑडिट हो जाएगा, जिससे कि घोटाले का स्कोप कम रहेगा। जो घोस्ट है, यानी कि जो भूत बेनिफिशियरीज हैं, जो कि हैं ही नहीं, उनकी तनख्वाह दी जाती है, वो भी बंद हो जाएगी, राइट। तो इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि अगर इंडिया में सारे ग्राम पंचायत को, डिस्ट्रिक्ट्स को अगर कनेक्ट कर दिया जाएगा तो क्या होगा, एक वैसे इंडिया का जीडीपी 2 से 3% बढ़ सकता है। हमारी सरकार यहाँ पे 6.7% से 7% या 8% ले जाने में इतना कोशिश कर रही है। इंटरनेट का इतना फायदा है कि 2 से 3% बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा दोस्तों? आप लोग जो बिल की कतार में बिजली का बिल पे करने के लिए लाइन में लगते थे, अब आप पढ़ सकते हो। आप पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, तो उससे क्या होगा, देश की तरक्की होगी। जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि अगर भारत का हर नागरिक एक कदम बढ़ेगा तो 125 करोड़ कदम भारत आगे बढ़ जाएगा। तो सेम लॉजिक आप यहाँ पे लगा सकते हो। बिजली का बिल, फोन के रिचार्ज कराने टाइम वेस्ट होता था, अब नहीं होता। सिमिलरली सरकारी कर्मचारी मनरेगा के अंदर क्या काम किया गया है वो ऑडिट करने दिल्ली से यहाँ पे आते थे, तो वो खर्चा बच जाएगा। अब इंटरनेट के जरिए ही मॉनिटरिंग होने लग जाएगी, उससे घूस घोटाला बच जाएगा, करप्शन कम होगी, तो देश की तरक्की होगी, रियल बेनिफिशियरी के पास में पैसे जाएंगे। ये सब बातें हैं। फेज 2 ऑफ द प्रोजेक्ट इज 100% मेड इन इंडिया। फेज 1 की अचीवमेंट एक बार देख लेते हैं। नेटवर्क विल बी यूज्ड फॉर मतलब सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज सच एज ई हेल्थ, और फेज 1 इज नियरिंग कंप्लीशन बाय दिसंबर 2017 तक इसका फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा, जहां पे कि 1 लाख ग्राम पंचायत, 3 लाख विलेजेस को, टोटल 6,40,000 विलेजेस हैं। माफ कीजिएगा, मैंने 6,40,000 ग्राम पंचायत बोला है, तो 6,40,000 विलेजेस हैं। उसमें से अगर हम 1 लाख ग्राम पंचायत को कवर कर लेंगे तो 3 लाख विलेजेस लगभग कवर हो जाएंगे। 2.5 लाख ग्राम पंचायत को कवर करने का मतलब है 6,40,000 विलेजेस, पूरे के पूरे गांव के इलाके सब कवर हो जाएंगे। देन ई मेडिसिन, ई एजुकेशन, जैसे कि टैब के जरिए या मोबाइल फोन के जरिए एजुकेशन पहुंचाने का भी इसमें सुविधा रहेगी। फेज 2 100% मेड इन इंडिया होगा, जो भी फाइबर है, सॉफ्टवेयर है, एवरीथिंग। अभी कुछ क्या है, जो ऑप्टिकल फाइबर चाइना से या और कंट्रीज से आ रही है वो नहीं रहेगी। और ये कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? CDOT, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। देन एड्रेस बाय प्राइम मिनिस्टर एट एशियान बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट समिट। इसका हम बेसिकली एनालिसिस कर चुके हैं वैसे डेली न्यूज एनालिसिस के अंडर, बट टास्क क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए काफी स्तर पे काम किया जा रहा है। ठीक है, ये सारी अचीवमेंट्स हमारे प्रधानमंत्री ने एशियान बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट समिट में रखी, ताकि जो बिजनेस ग्रुप्स हैं, जैसे कि जो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो इंडिया में आना एक मुनाफे का सौदा समझे। ओपन ऑक्शन, यानी कि पहले क्या होता था, ऑक्शन बंद दरवाजों के पीछे होती थी, अब ओपन ऑक्शन होती है नेचुरल रिसोर्सेज की। जो भी गैस रिजर्व्स हैं, कृष्णा कावेरी बेसिन, उन सब का, चाहे वो टेलीकॉम स्पेक्ट्रम हो, वो भी इंटरनेट पे मतलब मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे डाल के सबको पता लग जाता है, ताकि सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को टेलीकॉम स्पेक्ट्रम दिया जा सके, ताकि 2G स्पेक्ट्रम जैसे घोटाले ना हो। कोल माइंस की आवंटन भी ऐसे ही किया जाता है। ठीक है।
इन सब कदमों के लिए जाने के चलते 75 बिलियन यूएस डॉलर रेवेन्यू सरकार को आया है। यूजिंग टेक्नोलॉजी, सरकार ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी और रिड्यूसिंग डिस्क्रिशन, यानी कि जो मनमाने कदम होते हैं सरकार के मंत्रियों के बिहाफ पे या फिर आईएएस ऑफिसर्स जो भी सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, उनके द्वारा जो लिए जाते हैं उससे कम हो जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में ये पता लग जाता है कि कैसा डिसीजन लिया गया और किसे बेनिफिट दिया जा रहा है। यदि कोई अपने रिश्तेदार को या कोई किसी कॉर्पोरेट को बेनिफिट देने की कोशिश कर रहा है तो ये पता लग जाएगा। दीज स्टेप्स कपल्ड विद डीमोनेटाइजेशन के चलते जो काला धन जमा किया हुआ था वो इकोनॉमी में वापस आ गया है, जिसके चलते पैरेलल इकोनॉमी जो है वो एक तरह से पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। ठीक है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैव इंक्रीज्ड बाय 34% इन 1 ईयर। हमने देखा कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस पेमेंट वॉलेट्स के जरिए, पेटीएम के जरिए कैसे बढ़ रही हैं। और उनका ये भी कहना था कि हमने टेक्नोलॉजी को बढ़ चढ़ के यूज किया है ताकि लोगों तक पहुंचा जा सके, और इसमें नाम लिया जाएगा माई गवर्नमेंट का ऐप का, जिसके जरिए हम डायरेक्ट अपने प्रधानमंत्री के ऑफिस तक अपने सुझाव भेज सकते हैं, ताकि सिटीजन्स की जो भी इनपुट्स हैं, जो भी फीडबैक है पॉलिसीज को सुधारने के लिए, उसे भी संज्ञान में लिया जा सके। इसमें 20 लाख एक्टिव, यानी कि जो हमारे जैसे युवा पीढ़ी के नागरिक हैं और जो भी देश की भलाई में योगदान देना चाहते हैं, वो इसको डाउनलोड करके इस पे अपना योगदान दे रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। अब प्रगति सॉफ्टवेयर भी एक वैसे वेबसाइट बनाई गई थी, डेवलप करी गई थी मिनिस्ट्री द्वारा। Proactive governance and timely implementation, under which Prime Minister is able to review projects, implementation and redress public grievances through video conference। यानी कि सेक्रेटरीज को ये बोला जाएगा कि किसी नागरिक का यदि कोई ए स्टेट में कोई प्रॉब्लम है तो वहां के सेक्रेटरी को, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांटेक्ट करके जनता की समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करी जाएगी। इससे फिजिकल ट्रेवल और जो भी जनता और सरकार के बीच में गैप है उसे कम किया जा सकेगा। इन कीपिंग, प्रधानमंत्री का ये कहना था कि जैसा उनका प्रॉमिस रहा है हमेशा से, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी कि शासन अच्छा होना चाहिए, यानी ना कि सिर्फ सरकार का नंबर बढ़ना चाहिए। तो 1200 जो आउटडेटेड लॉज हैं, जो कि पुराने कानून थे, जो कि किसी ना किसी सरकार के या व्यापारी के आड़े आ जाते थे, बिजनेस करने वाले के, उनको रिपील कर दिया गया, उनको लॉ की बुक से डिलीट कर दिया गया। न्यू लॉज एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी, जैसे कि हमने आईपीआर लॉ बनाया है, आर्बिट्रेशन, ये सब लॉज, कानून बनाए गए हैं। तो ये सब आप सब लिख सकते हो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग जो इंडिया की एकदम से 32 पॉइंट्स ऊपर हो गई है, यानी कि 132वें स्थान से हम 100वें स्थान पे जो आए हैं, वो 30वें स्थान पे जो आए हैं, वो 100वें स्थान पे जो आए हैं, वो एकदम से ऐसे नहीं हो गई। मतलब सरकार ने ये सब कदम लिए हैं। तो अचीवमेंट्स और द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इन पास्ट फ्यू इयर्स। 36 व्हाइट इंडस्ट्रीज का मतलब मैं लास्ट में समझाऊंगा। व्हाइट इंडस्ट्रीज हैव बीन टेकन आउट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस। अब व्हाइट इंडस्ट्री मतलब ये सफेद है, ये कुछ प्रदूषण, काला धुआं नहीं निकाल रही अभी के लिए। लास्ट में इसको समझेंगे। इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इज नाउ जस्ट वन डे अफेयर, यानी कि जो एप्स डेवलप करी गई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स द्वारा, उनके चलते जो छोटे उद्योग यानी कि स्टार्टअप्स जो अपने आप की शुरुआत करना चाहते हैं, एक दिन में ही सारे परमिट्स एक ऐप के जरिए मिल जाएंगे, यदि आपकी डॉक्यूमेंटेशन, पुख्ता कार्रवाई, कागजी कार्रवाई आपने कर ली है। सिंप्लीफाई कर दिया गया है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस और एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। इंडिया ने 30 प्लेसेस की मतलब जंप लगाते हुए वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की इंडेक्स की रिपोर्ट में जो है एकदम से मतलब पलांग लगाते हुए अच्छा एक अपना प्रदर्शन किया है उसमें। वी हैव मूव्ड 32 प्लेसेस इन द लास्ट 2 years इन ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। राइट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मतलब रिपोर्ट में हमने इतना ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस और 21 प्लेसेस की पलांग हमने लगाई है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, ऊपर गए हैं हम 21 प्लेसेस, ये भी अच्छा चीज है 2 सालों में। तो ये लास्ट 2 years की ही बातें हैं यहाँ पे। और वी हैव मूव्ड 19 प्लेसेस लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2016 का, वर्ल्ड बैंक का जो बनाया जाता है। अब आपको ये याद रखना है, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक लेके आता है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन लेके आती है, और ये आपका ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस, DAVOS। मैप में देखेंगे आप सर्च करके कि ये कहाँ पे है। Then most of the sectors of our economy are now open for FDI. 90% FDI sectors automatic approval, यानी कि FIPB जो है 1 फरवरी 2017 के बजट में हमारे माननीय वित्त मंत्री ने FIPB को स्क्रैप कर दिया, जिसके चलते मतलब जो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे कि अमेजन जो निवेश लेके आती है हमारी कंट्री में, वो डायरेक्टली मतलब
बिना कोई 2-3 महीने का गैप के एकदम से उसे अप्रूव कर दिया जाएगा, 1 महीने के अंतराल में ही आरबीआई द्वारा। पहले 3-4 महीने एफआईपीबी को लग जाते थे, अब एफआईपीबी को खत्म कर दिया गया है। इस साल जुलाई में सरकार ने कहा कि हमने जीएसटी लगा दिया है, जिसके चलते कि यूरोपियन यूनियन का जो टैक्स सिस्टम है वो भी जीएसटी है, यूएसए में भी जीएसटी है, जिसके चलते वहां से जो भी कंपनियां यहाँ पे आएंगी उनको नया टैक्स प्रणाली के लिए नया चार्टर्ड अकाउंटेंट, नई टैक्स फर्म को हायर नहीं करना पड़ेगा। और जन धन योजना के साथ में काफी सारे लोग जो पहले फाइनेंशियली इंक्लूडेड नहीं थे उनको भी इंक्लूड कर लिया गया। अब दोस्तों व्हाइट इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? 2016 में सेंटर ने एक कदम उठाया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में कि रिकैटेगराइज करा गया, जैसे कि इंडस्ट्रीज हैं जो कि पोल्यूशन के आधार पे उन्हें रिकैटेगराइज करा गया। न्यू कैटेगरी इसमें निकाली गई व्हाइट इंडस्ट्रीज, जिनका कि कोई ज्यादा पोल्यूशन पे प्रभाव नहीं पड़ता। 36 ऐसी कंपनीज हैं प्रैक्टिकली नॉन पॉल्यूटिंग जिन्हें दर्जा दिया गया, जैसे कि एयर कूलर बनाने वाले या एयर कंडीशनर बनाने वाले, विंड पावर, मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जिनकी की कैपेसिटी सिर्फ 25 मेगावाट है, बाइसाइकिल्स बनाने वाले, बेबी कैरेजेस यानी कि जो प्रैम वगैरह बनाने के लिए, बायो फर्टिलाइजर्स यानी कि नीम कोटेड और ये सब जो हम बायो मैन्योर्स की बात करते हैं, और सर्जिकल एंड मेडिकल प्रोडक्ट्स असेंबलिंग आर अमंग द इंडस्ट्रीज, जिनको कि व्हाइट इंडस्ट्रीज का दर्जा दे दिया गया। इसके विपरीत ब्लैक इंडस्ट्री का मतलब क्या होगा? जहां से कि प्रदूषण होता है। व्हाइट इंडस्ट्री याद रख सकते हो। नियरली 200 मिलियन रुपए कार्ड इशू करे गए हैं जो उन लोगों को जिन्होंने की जन धन योजना के तहत बैंक अकाउंट खुलवाए हैं। रुपए कार्ड इशू करे गए हैं ताकि कैशलेस ट्रांजैक्शन किया जा सके। देन access to banking services by the poor has also played a major role in tackling corruption in government। तो बैंकिंग सर्विसेज हैं तो मतलब आधार के जरिए लिंक हो जाता है तो फिर करप्शन नहीं होती। उससे कैश देने में क्या होता है? 500 रुपए किसी की दिहाड़ी बनती है मनरेगा के वर्कर की, 100 रुपए तो कहीं वीडियो, कई बार किसी 100 में से एक केस में ऐसा होता है कि वीडियो रख लेते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। सब्सिडीज मेंट फॉर द पुअर गेट डायरेक्टली डिपॉजिटेड, सीधा उनके अकाउंट में आ जाती है, जिससे कोई घपले घोटाले का चांस बहुत ही कम हो जाता है। वन ऑफ द मेजर थीम्स ऑफ दिस समिट इज एंटरप्रेन्योरशिप में हमने क्या किया है? वी हैव कॉल्ड कैंपेन लॉन्च किया गया मेक इन इंडिया, जिसके तहत कंपनियों को यह कहा जा रहा है आओ इंडिया में व्यवसाय करो, इंडिया में मैन्युफैक्चर करो। एट द सेम टाइम वी वांट आवर यूथ टू बी जॉब क्रिएटर्स। अभी तक क्या होता था कि यार नौकरी नहीं मिल रही, यहाँ पे क्या किया गया है कि अगर प्रधानमंत्री ने क्वाइट राइटफुली ये रियलाइज किया कि इतने सारे यूथ हैं हमारी कंट्री में, इतने सारा युवा है कि सबको नौकरी देना तो आसान रहेगा नहीं, तो इसीलिए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे प्रोग्राम लाए गए। अब ये है कि इनमें सुधार करने की जरूरत है, उसके लिए भी सरकार पुरजोर कदम ले रही है। उसके लिए क्या किया जा रहा है कि मिनिस्ट्री में खुद वीकली रिव्यू या 15 दिन में रिव्यू के लिए पीएमओ में रिपोर्ट जाती है। ये स्टेप जो है सितंबर 2017 में लिया गया था। जो लोग डेली न्यूज एनालिसिस सुनते हैं उनको पता होगा। अब मेजर कॉन्स्ट्रेंट फ्री करने में, एंटरप्राइजिंग एनर्जी को फ्री करने में क्या है? कोलेट्रल फॉर फाइनेंस, यानी कि यदि किसी को लोन चाहिए अपनी छोटा व्यवसाय खोलने के लिए तो उसे बोला जाता है कि कुछ गिरवी रखो, तो इसके लिए कोलेट्रल फ्री लोन दिए जा रहे हैं। यानी कि 90 मिलियन जो कि छोटे बड़े उद्योग हैं, छोटे स्मॉल उद्योग हैं, उनको मुद्रा स्कीम के तहत बिना कुछ गिरवी रखे लोन दिए जाएंगे। 7th है जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट सीक्स टू फैसिलिटेट प्लाइंग ऑफ वेसल्स, जो कि 1500 से 2000 टन कैपेसिटी के जो ये शिप्स हैं हमारे, उनको हल्दिया वाराणसी स्ट्रेच, रिवर गंगा पे है ये हल्दिया वाराणसी स्ट्रेच, उस पे प्लाई करने के लिए मतलब कदम लिए उठाए जा रहे हैं, परमिशन दी जा रही है। द प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक की सहायता से ऐसा किया जाएगा। और ये आपको ध्यान रखना है, जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक, JMVPWB। द मेजर वर्क्स बीइंग अंडरटेकन आर डेवलपमेंट ऑफ फेयरवे और मल्टी मॉडल टर्मिनल्स, यानी मल्टी मॉडल टर्मिनल्स के लिए राकेश मोहन कमेटी की रिपोर्ट मैंने अपने फेसबुक पे जतिन वर्मा 0509 पे फॉलो करी थी। बाकी की डिटेल्स मैं ये वीडियो लेसन खत्म होने के लास्ट में दूंगा, तो प्लीज उसे सुनिएगा। देन इसमें क्या है, मल्टी मॉडल, जैसे कि यहाँ तक ट्रेन चलेगी, फिर उसके आगे समंदर से मतलब एक वे से हम अप्लाई कर सकते हैं, फिर उसके बाद आगे फिर दोबारा रोड से, उसके बाद फिर एयरवे से भी हम जा सकते हैं। तो ये मल्टी मॉडल है, मतलब मल्टीपल मोड्स हैं ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। टर्मिनल बनाए जाएंगे ऐसे। स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिवर नेविगेशन सिस्टम, रिवर्स के जरिए जैसे बोट या शिपिंग सिस्टम को इंटरनल रिवर नेविगेशन सिस्टम, यानी कि जो भारत के अंदर नदियां हैं इतनी सारी, उनको यूज किया जाएगा, रादर देन
कि रोड ट्रांसपोर्ट को, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी कंजेस्टेड है। मॉडर्न रिवर इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिवर इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया गया कि कब जैसे पानी ज़्यादा बढ़ रहा है, पानी का स्तर, और कौन सी नदी आप यूज़ कर सकते हो, ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन सिस्टम पे डाली जाएंगी। और डिजिटल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, भारत ने क्योंकि अपना एक जो मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम लॉन्च किया है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, उसको यूज़ करके DGPS बनाया जाएगा, ताकि नेविगेशन यानी कि रोड से या यहाँ पे आपको ये दिखाया जाएगा GPS के थ्रू कि यहाँ पे आप नदी से भी जा सकते हो। रिवर इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ GPS को लिंक किया जाएगा। नाइट नेविगेशन फैसिलिटीज, यानी कि रात में भी आपको मतलब मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए जानकारी दी जा सके। मॉडर्न मेथड्स ऑफ चैनल मार्किंग, और ये सब सुविधाएं जो हैं, जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट, यानी कि जल मार्ग जो भी हैं और रिवर मतलब जो नेविगेशन सिस्टम है उसके लिए प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ये वर्ल्ड बैंक याद रखिएगा। देन गाइज ये लास्ट में छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आप लोग मेरे को जो पहली बार सुन रहे हो जहाँ पे भी यूट्यूब के मीडियम से, जतिन वर्मा 0509 फेसबुक प्रोफाइल आईडी है। यहाँ पे आप हिंदू का डेली न्यूज एनालिसिस, डेली एडिटोरियल एनालिसिस, ये सब चीजें पा सकते हो। और इस वीडियो का जो PPTs हैं उनके PDF के लिए आप ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम को आप मतलब टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर सकते हो। जिनको नहीं पता है, गूगल प्ले स्टोर पे जाके टेलीग्राम सर्च करोगे तो ये आपको लोगो दिखेगा, ये आप टेलीग्राम डाउनलोड कर सकते हो। और वहां पे सिंपली स्टडी मैनिएक सर्च करोगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। और फेसबुक का जतिन वर्मा 0509 है। बाकी की डेली न्यूज एनालिसिस की हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो जानकारी है आप फेसबुक पेज पे पा सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इस चैनल को फॉलो कर सकते हो टू स्टे अपडेटेड, जहां तक कि PIB डेली न्यूज एनालिसिस और समरी का सवाल है। बाकी के वीडियोस भी मैं यहाँ पे समय समय पे जो भी स्पेशल वीडियोस, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, कोशिश रहेगी कि यहाँ पे मैं अपडेट कर सकूं। और MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ये सब कोर्सेज यहाँ पे मैं अपलोड करूंगा, तो इस चैनल को फॉलो करना ना भूलें। और हो सके तो इसे शेयर भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी दे सकते हैं। थैंक यू।